दिग्गज कोई नहीं होता, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। ये भ्रम जाल कहाँ से और किसने फैलाया हुआ है? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। छोटा मनमुटाव तो कहाँ नहीं होता, हर परिवार में होता है, हर संगठन में होता है, हर क्षेत्र में होता है। पूरा हिमाचल एक है और वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही हिमाचल को एकजुट करने में। कांग्रेस होती है तो विकास आगे बढ़ता है और जब दूसरी पार्टियां आती हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी आती है, तो विकास का जो राह है, वो मार्ग है, वो रुक जाता है। नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। राजनीतिक माहौल हिमाचल प्रदेश में काफी गरमाया हुआ है। यहाँ पर आज हम बात कांग्रेस की करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने इस बार आवेदन मांगे थे और इस आवेदन में जो खास बात थी तो इसकी फीस इस बार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने नहीं रखी थी, यानी कि जो भी टिकट का चाहवान था वो निशुल्क आवेदन कर सकता था। शायद इसी के चलते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पास 1347 आवेदन इस बार पहुंचे हैं। वहीं आपको खास बात बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है। आज हम बात करेंगे शिमला शहरी सीट की, जो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। इस पर आपको खास बात बताते हैं कि इस सीट पर भी 36 आवेदन आए हैं। सूत्रों से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने 6 नाम इसमें शॉर्टलिस्ट किए हैं। उन 6 नाम में हमारे साथ आज जो मौजूद है विनीत गौतम, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका नाम भी शामिल है। सबसे पहले विनीत गौतम, आपका स्वागत है एएनवी न्यूज में। नमस्कार। बात आज शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट है, शिमला शहरी काफी हॉट सीट है। सुरेश भारद्वाज का काफी लंबे समय से वहां पर कब्जा है। इस हॉट सीट में वीरभद्र सिंह जी की अगर बात करें तो 6 बार के मुख्यमंत्री वो रहे हैं यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। इसके बावजूद वो शिमला शहरी सीट को जिता पाने में उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। तो आपका आवेदन आपने इस बार यहाँ से किया है कि क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे इस बार? देखिए, बात जहाँ तक शिमला सीट का प्रश्न है, शिमला शहर में सारी उम्र मुझे वहाँ रहते निकल गई है और दूसरी बात, पूरी उम्र जनता की सेवा में निकली है और मुझे 45 साल का पार्टी का एक अनुभव है और विभिन्न पदों पे मैंने कार्य किया है और रात दिन जो है जनता के प्रति हम लोग समर्पित रहते हैं। उनकी कोई मुश्किलात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सबके लिए हम जो है तत्परता से कार्य करें। और जहाँ तक आपने सीट की बात की, आज तक इस सीट पे मेन 3 दल जो है चुनाव लड़ते रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी। और हर सीट का रुझान और एक तौर तरीका सबका अलग अलग होता है। पहली बात आप ध्यान में रख के ये चलिए कि शिमला सीट जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। किस्म किस्म के लोग वहाँ रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, नौकरी पेशावर लोग रहते हैं, व्यवसाय करने वाले रहते हैं, तो किस्म किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। और ये रुझान पे और कई बार जो है लोगों के जो वहाँ आकांक्षाएं होती हैं उनको चलते हुए भी जो है चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और प्रत्याशी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कौन है। विनीत गौतम जी, सबसे पहली बात कि 36 लोगों ने शिमला शहरी सीट से आवेदन किया है। उसके बाद जो कांग्रेस ने 6 नाम जो है शॉर्टलिस्ट किए। खुशी की बात है आपका नाम भी उसमें शामिल है, बट आपके अलावा 5 और भी दावेदार हैं। अपनी दावेदारी को आप इस सीट से कितना मजबूत मानते हैं कि जो सुरेश भारद्वाज भाजपा के जो दिग्गज हैं उनको टक्कर दे पाएंगे? कितनी मजबूत आपकी दावेदारी शिमला शहरी सीट से है? देखिए, बात यह है, दिग्गज कोई नहीं होता, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। वही दिग्गज बनाती है, वही चुनाव जितवाती है, वही हराती है। और ये आज तक भूतकाल में और वर्तमान काल में ये सब देखने को मिलता है। बड़े बड़े पत्थर धराशायी हो जाते हैं। विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और आपने देखा होगा। सर, ये अगली जो बात है, शिमला में जो मुद्दे हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पे आपको लग सकता है कि इन मुद्दों पर जनता
का रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा या फिर भाजपा की तरफ रहेगा? भाजपा ऐसा क्या करती है कि लगातार सुरेश भारद्वाज काफी कम अंतराल से ही सही लेकिन जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, उसके बावजूद क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी नब्ज उन्होंने जनता की टटोली है जो कांग्रेस इतने लंबे समय से नहीं टटोल पा रही है? देखिए, जहाँ तक इस सीट का प्रश्न है, यहाँ बड़ा सीधा सा एक मैं जो समझ पा रहा हूँ कि हमने जो है यहाँ पे समर्पण की भावना से इतने वर्षों में मैंने काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं शिमला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, वकीलों की सबसे बड़ी बॉडी है, उसका उपाध्यक्ष भी रहा, और आम जनता के प्रति जो मैंने समर्पण दिखाया, मैंने फ्री में मुकदमे किए, फ्री में लोगों की सेवा की, वो एक अलग बात है। उसके अलावा अभी कोरोना का जो काल था, ये बहुत बुरा काल था सबके लिए। हमने ये नहीं देखा कि हम घर में बंद बैठे हैं या जो है कुछ सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। हमने अपने आप में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके घर घर जाके हमने उस क्षेत्र में काम किया, और आज जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत, उसने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैंने समझा कि आज जनता का जितना भी मेरे प्रति प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है, वो मुझे भरपूर मिल रहा है। तो मुझे भी एक बार अपने को आजमाने का मौका मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगर बात, आज तो हिमाचल ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बन चुका है। गुटबाजी से आप इनकार नहीं कर सकते, हमने थोड़ी देर पहले भी इस बात पे बात की थी। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस की बात नहीं है, सिर्फ भाजपा में भी गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी होना इस समय विधानसभा चुनावों से ठीक पहले और सत्ता में फिर से वापसी करना, इस समय गुटबाजी होना कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, पहली बात। ये तो पता नहीं ये भ्रम जाल कहाँ से और किसने फैलाया हुआ है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब सामंजस्य से काम कर रहे हैं, चाहे हमारी प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सीएलपी के नेता हो, चाहे हमारे कैंपेन कमेटी के। गुटबाजी के कितने मुद्दे हैं जो सार्वजनिक हुए हैं? सिरमौर में आपने देखा होगा, प्रदेश अध्यक्षा के सामने कांग्रेसी नेता लड़ पड़े। इसके बाद आश्रय शर्मा और विक्रम आदित्य सिंह के बीच जो चल रहा है, जग जाहिर है। देखो, ऐसा है, छोटा मनमुटाव तो कहाँ नहीं होता, हर परिवार में होता है, हर संगठन में होता है, हर क्षेत्र में होता है, तो ये चलता रहता है छोटा मोटा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप देखो, हम पार्टी एकजुट है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सब पूरा कांग्रेस जन संगठित है, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, अगली जो बात है, ये गुटबाजी की अलग बात है, क्षेत्रवाद, ऊपरी हिमाचल, निचला हिमाचल उनका ये रहता है कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए निचले हिमाचल का, ऊपरी हिमाचल का ये रहता है हमें जो मुख्यमंत्री चाहिए ऊपरी हिमाचल। अभी तो ये कांग्रेस में तो सर ये भी बहुत ज़्यादा है कि ऊपरी हिमाचल और निचले हिमाचल की राजनीति, इससे भी आप इनकार कैसे कर सकते हैं? बात ये है, पूरा हिमाचल एक है, और वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही हिमाचल को एकजुट करने में। उन्होंने कभी नहीं माना कि ऊपर का हिमाचल अलग है और नीचे का हिमाचल अलग है। इसीलिए वो व्यक्ति 6 बार मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का, और वो निर्बाध नेता हैं, और आज उनकी जो छवि है उसको कांग्रेस पार्टी लेके आगे चुनाव में बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि जहां तक नीचे और ऊपर का प्रश्न है, पूरा हिमाचल एक है। मैं फिर सर, सभी के लिए हिमाचल एक है, राजनेताओं के लिए हिमाचल एक नहीं है। राजनेताओं ने हिमाचल को बांटा है, शुरू से बांटा है सर। ऊपर वाला ऊपरी हिमाचल अलग रखा है, निचला हिमाचल अलग, और राजनीति भी इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश में होती है, कांग्रेस में खास तौर पर नहीं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश से जो हमारे एमएलए चुन के आते हैं, और वो सब ये सोचते हैं, स्पेशली कांग्रेस तो विकास की द्योतक है, कांग्रेस होती है तो विकास आगे बढ़ता है, और जब दूसरी पार्टियां आती हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी आती है, तो विकास का जो राह है, वो मार्ग है, वो रुक जाता है, और ऐसा लगता है एक बार को तो जैसे विकास ठप हो गया है। सर, अगर बात, आप बार बार गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। वीरभद्र सिंह और हमारे जो भी प्रचार कमेटी के अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके बीच क्या मतभेद थे? ऐसे क्या ये ऊपरी निचली हिमाचल का मुद्दा नहीं था, या इससे हटकर उनके लिए कुछ था? नहीं। देखिए, एक आदि कोई पॉइंट पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो परिवार है, उसमें हो सकता है,
बट कभी ऐसा नहीं रहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह जी में कोई बहुत बड़ा कोई इशू रहा हो, कोई बहुत बड़ा मतभेद रहा हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, छोटी मोटी चीज़ों पे बात डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। हम 4 व्यक्ति घर में बैठते हैं तो बेटा कुछ बोलता है, बेटी कुछ बोलती है, माँ कुछ बोलती है, पिता कुछ बोलता है, दादा कुछ बोलता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन परिवार अलग थोड़ा ना होता है, परिवार सब इकट्ठा है, पूरी पार्टी इकट्ठी है। सर दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी सबसे पहले शायद अगर नवरात्रों तक वो अपने पहली सूची जारी करती है तो पहली पार्टी होगी जो विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सूची जारी करेगी, सबसे पहले जारी करेगी। तो 45 नाम बताए जा रहे हैं कि 45 नाम फाइनल हैं, हाईकमान की मुहर बाकी है। 45 नामों में जो कुछ नाम हैं वो विधायकों के हैं, जो वर्तमान में विधायक है, यहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है या फिर वरिष्ठ नेताओं के चहेते हैं। तो ऐसे समय में सर, जब भाजपा इतनी मजबूत है, ऐसे समय में इस तरह के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस के लिए खतरनाक आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। यहाँ से जीत तो कहीं नजर नहीं आ रही। अगर वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार है वो पीछे रखा जाएगा। देखिए ऐसा है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अभी संपन्न हुई है कुछ दिन पहले। अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। इवन आप देखिए सर्वेज चल रहे हैं, एक सर्वे नहीं है, कई सर्वे एक साथ प्रदेश में चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी अभी आनी बाकी हैं। तो इस सारे को मिला के जो है जीत और हार दोनों को आकलन करते हुए अल्टीमेटली जो विनेबिलिटी वाला फैक्टर होगा वही सर्वोपरि होगा। उसी पे हाई कमांड जो है उसी व्यक्ति पे दांव खेलेगी जो जीतने की क्षमता रखता होगा, और अल्टीमेटली युद्ध में वही जीतता है जो जीतने की क्षमता रखता है। सर दूसरी बात, आनंद शर्मा को बीच में लेके आएंगे। आनंद शर्मा ने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया था कि हिमाचल प्रदेश में जो भी चुनावी बैठकें हो रही या फिर कुछ भी कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों से उनको दूर रखा जा रहा है, इसीलिए वो नाराज़ होकर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बीते कल 15 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होती है, एक बैठक थी। उस बैठक में रजनीश किमटा जो संगठन मंत्री है, उसके अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट वहां पे आमंत्रित किए गए थे। उस बैठक से भी आनंद शर्मा को दूर रखा गया। क्या उनकी जो नाराजगी है वो लाजमी थी? आनंद शर्मा जी उस बैठक में बाकायदा मौजूद थे। अगर आप देखें तो प्रतिभा सिंह जी के जहाँ तक जानकारी निकल कर सामने आई तो ये है कि उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। नहीं, उनको निमंत्रण भी था, वो उस बैठक में थे भी। और इधर प्रतिभा सिंह जी बैठी थी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो थे आनंद शर्मा जी थे, उनके साथ आशा कुमारी जी थी, आगे विप्लव ठाकुर जी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग उस मीटिंग में मौजूद थे और सब ने अपने को हर व्यक्ति का मूल्यांकन करते हुए वहाँ लिस्ट बनी है बाकायदा। अब वो कितनी लिस्ट है, कौन लोग हैं, तो ये तो अभी स्क्रीनिंग कमेटी को मामला जाएगा, वहाँ जाके पता लगेगा। पर अभी जो है सब पार्टी में एकजुट हैं। आनंद शर्मा जी भी बहुत बड़े कद के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका भी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और सच्ची बात है, वो अब देखिए आप चुनाव जैसे जैसे आएगा वो हमारे स्टार प्रचारक होंगे, हिमाचल आएंगे, हिमाचल के दौरे करेंगे और भरमौर से लेकर सिरमौर तक जाएंगे। सर इस बैठक में जो खास बात निकलकर सामने आ रही थी वो ये थी, कांग्रेस के 3 नेता, प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्षा हैं, प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने शामिल होना था इस बैठक में। अचानक से वर्किंग प्रेसिडेंट बुलाए गए, संगठन मंत्री, इन सब को भी शामिल कर दिया। क्या कुछ कारण थे इसके? देखिए ये नॉर्म्स जो है हाई कमांड बनाता है, हमारा जो सेंट्रल हाई कमांड है वो नॉर्म्स बनाता है कि कौन कौन प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। तो जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लिए लिस्ट बनाई गई थी तो उसके आधार पे उन सबको बुलाया गया और मेरे हिसाब से करीबन सभी लोग वहाँ मौजूद थे। सर दिग्गज हमारे वीरभद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत, उनकी बात करते हैं। जब तक वो प्रदेश में होते थे तो जो नामों पर मुहर है कहीं ना कहीं वही लगाते थे। अब जाके कांग्रेस को हाईकमान मुहर लगाएगी नामों पर, उसके बाद जाके प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। कितनी कांग्रेस को दिग्गज नेता की कमी खल रही इस बार? ऐसा है, वीरभद्र सिंह जी एक स्थापित नेता थे और मैं तो यहाँ तक जा रहा हूँ कि स्थापित नेता के साथ साथ आज वो दिव्य आत्मा हो चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वीरभद्र सिंह जी एक संस्था है, ही इज़ ए इंस्टीट्यूशन। तो जब व्यक्ति संस्था का रूप ले लेता है
तो उस व्यक्ति का कद जो है इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी चीज़ें गौण लगती हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की, ऐसा नहीं है, वीरभद्र सिंह जी जब थे, उनकी रहनुमाई में चुनाव होते थे, तो भी सारी की सारी लिस्टें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जाती थी और टिकट आवंटन की प्रक्रिया वहाँ कंप्लीट होती थी, और उसके बाद विनेबिलिटी के आधार पे उस वक्त भी लोगों को टिकट दिए जाते थे, जिससे कि लोग चुनाव लड़ते थे और फिर विजयी होकर विधानसभा का द्वार। कहीं ना कहीं सर उनका प्रभाव तो रहता था कि जिस चेहरे पर, जिस उन्होंने बोल दिया कि ये चुनाव लड़ेगा, वो लड़ेगा, कहीं ना कहीं ये तो रहता था वीरभद्र सिंह के समय। नहीं, फिर ये तो एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है ना कि पेशेंट जो है कितनी जल्दी ठीक होगा, तो इसलिए वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे। दिग्गज की कमी जरूर इस बार खलेगी कांग्रेस को। हाँ, वो ठीक है। वीरभद्र सिंह जी के जो विकास की एक यात्रा है जो उन्होंने ज़िंदगी भर चलाई, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। उनकी एक छवि है जिसका निर्बाध छवि पूरे प्रदेश में, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। उनकी जो विकास की यात्रा थी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो वो ये तो रहेगा चुनावों में एक। सर, भाजपा को किस तरह से टक्कर देंगे? अभी प्रधानमंत्री का जादू बोल नहीं सकते कि खत्म हुआ है, अभी तक बरकरार है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी लगातार कर्मचारियों को खुश कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा वोट बैंक हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी भी हैं। हालांकि पुराने पेंशन जो वो है, वो थोड़े से पुराना ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर कुछ कर्मचारी नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनको खुश करने के लिए तमाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणाएँ कर दी हैं। इसके बावजूद कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि हम जयराम ठाकुर या फिर भाजपा को टक्कर देने के काबिल हो चुके हैं या टक्कर दे सकते हैं, और इस बार कांग्रेस का आना तय है। कितना मजबूत ये दावा है कांग्रेस का? देखिए, जहाँ तक टक्कर देने का प्रश्न है, तो युद्ध क्षेत्र में तो जितनी पार्टियां खड़ी होती हैं सब अपने अपने विचार रखती हैं, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता उसका जवाब देती है। और ये मैं आपको बता दूं कि जनता इतनी इस शासन से त्रस्त हो चुकी है कि मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, सड़कों की हालत इतनी खस्ता है। पहली बात ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। किसान बागवानों की हालत ख़राब है, इतना बुरा हाल है कि हर जनमानस त्राही 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 कर रहा है। और फिर उसके बाद जहाँ तक इनका प्रश्न है, कौन सी नौकरियाँ निकाल दी, कौन सा इन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया? एक इशू मुझे बता दीजिए जो प्रदेश में इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए किया हो, रोजगार देने की बात की हो। पेंशनर्स तो छोड़ दीजिए, पेंशनर्स तो बेचारे जो हैं ओपीएस की लड़ाई पता नहीं कितने वक्त से लड़ रहे हैं, लेकिन हमने अपने 10 गारंटी कार्यक्रम में शरेआम ऐलान किया हुआ है कि हम सत्ता में आते ही ओपीएस को सबसे पहले हल करेंगे। और वो अपने आप में बहुत बड़ी डिमांड है। जो व्यक्ति ज़िंदगी के 28-30 साल एक मतलब नौकरी करते हुए लगा देता है, उसको एंड में जाके पेंशन भी ना मिले, ये तो एक बड़ा भारी मतलब एक रादर जुल्म है। सर, जहाँ तक भाजपा का कहना है, भाजपा का ये कहना है जहाँ पर कांग्रेस शासित जो राज्य भी है, बेशक उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम बताएं जिसको पुरानी पेंशन का लाभ वहाँ पर मिला हो। कहाँ ना मिला हो? वो तो उन्होंने जो कांग्रेस शासित जो राज्य है, ऐलान कर दिया। भाजपा ये दावा कर रही है सर कि वहाँ पर किसी को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिला है। निर्मूल बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, निर्मूल बातें करते हैं, वो सिर्फ बातों की ही खाते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। सर, अगर इतना वो कांग्रेस पार्टी का है, इतनी मजबूत कांग्रेस पार्टी है, तो कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जिनकी चर्चाएं लगातार हर कहीं हो रही है, और उन जो विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, इस बार भी कोई जिताऊ उम्मीदवार वहां से नहीं मिल रहा, लगातार माथापच्ची कांग्रेस की चल रही है। कोई नहीं, थोड़े दिन इंतजार करिए, बहुत जल्दी थोड़े दिन इंतजार करिए, बहुत जल्दी जो है लिस्ट आने वाली है, उससे पता लग जाएगा कि कहाँ क्या क्या होने वाला है। सर, लिस्ट का इंतजार, विधानसभा चुनावों के लिए थोड़ा ही समय बाकी है और पहली सूची जारी होने वाली, 45 नाम उसमें शामिल किए गए हैं। बाकी वही नाम है जहां पर लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है कोई जिताऊ उम्मीदवार, अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। कांग्रेस के पास बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, ये मैं आज आपको बता दूं, और आने वाले टाइम में जब लिस्ट आएगी तो आपको खुद उसमें नजर आएगा कि वो सशक्त उम्मीदवार जो मैं कह रहा हूँ वो आपके सामने।
सर, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसा मजबूत भरोसा कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास, खासकर आपके पास भी, कि आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस इस बार जरूर सत्ता में आएगी? जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता हमें वोट देगी, जनता हमें जिताएगी, हम विधानसभा में भारी बहुमत से पहुंचेंगे, ये मैं आज आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ यहाँ। ANV न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनीत गौतम थे। इन्होंने हमारे साथ चुनावों को लेकर चर्चा की। काफी आश्वस्त इस बार विनीत गौतम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ साथ शिमला शहरी सीट को लेकर लग रहे थे। काफी विश्वास इनको था कि ये सीट पर कांग्रेस जीत भी जाएगी। सबसे हॉट सीट आपको बता दें, सबसे हॉट सीट इस बार शिमला शहरी सीट है। यहाँ पर कुछ सालों से लगातार भाजपा के मंत्री और विधायक सुरेश भारद्वाज का दबदबा है, लेकिन इस बार 36 आवेदन इस सीट के लिए आए हैं और इनमें से 6 नाम, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिसमें विनीत गौतम का नाम भी शामिल है। और काफ़ी उम्मीद विनीत गौतम को लग रही है कि वे यहां से जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं।